सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये वर्कशीट नंबर 20 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, ये बेस्ड है लोकतंत्र पर। हमारे पार्ट नंबर 1 लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। पिछली वर्कशीट में हमने ये पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है, इसका मतलब क्या है, और आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों दुनिया के सारे देशों ने इसे अपना रखा है। लोकतंत्र में ऐसी क्या अच्छी बातें हैं जो कि सारे के सारे जितने भी देश हैं उन्होंने इस व्यवस्था को अपनाया है। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्यों। तो चलिए चलते हैं और मेरे साथ समझने का प्रयास करते हैं। जब एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात की जाती है तब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जिक्र ज़रूर किया जाता है। यहाँ तक कि दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। आइए लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में और चर्चा करके पता लगाने का ये प्रयास करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें होंगी, कुछ ना कुछ तो विशेषताएं होंगी, तभी तो दुनिया के लगभग सारे देश इसको अपनाते जा रहे हैं। तो चलिए अब हम इन विशेषताओं या इन अच्छी बातों को जानने का प्रयास करते हैं। इन विशेषताओं को या इन अच्छे गुणों या इन अच्छी बातों को हम कहते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, यानी उसके फेवर में हम कुछ बातें करेंगे। नीचे इसे बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, तो हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें चुनी हुई सरकार को बदलने का अवसर भी मिलता है। देखिए इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पर नियमित समय पर चुनाव होते रहते हैं, यानी नियमित अंतराल पर नियमित टाइम पीरियड के बाद चुनाव होते रहते हैं। जैसे कि हर 5 साल के बाद यदि कोई चुनी हुई सरकार अच्छी तरह काम नहीं करती तो अगली बार लोग उसे वोट नहीं देंगे और उसे बदल भी सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, इसलिए यह दूसरी पद्धति से बेहतर है। देखिए ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें सरकार भी अपने अधिकारों की सीमा में रहकर काम करती है। वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती और वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है, यानी अगर उसने अच्छा काम किया तब भी उसे संसद में जवाब देना पड़ता है, और अगर उसने कुछ गलत काम किया तो भी लोग उनसे सवाल कर सकते हैं मीडिया के द्वारा या अपने प्रश्नों के द्वारा उनसे सवाल कर सकते हैं और उन्हें अपने उस गलत काम के प्रति जवाब देना ही पड़ेगा। तीसरी जो अच्छी बात है वो है लोकतंत्र में ज़्यादा लोग चर्चा में भाग लेते हैं, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है और बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती। देखिए हमने देखा है कि संसद में जब केंद्र सरकार के लोग चुनकर जाते हैं तो वहाँ पर संसद में वो विभिन्न विषयों पर बहस करते हैं। तो ऐसे में जब कोई कानून भी बनाया जाता है तो उस पर बहुत सारी चर्चाएँ होती हैं, बहुत सारी बहस होती हैं, तब जाके कोई कानून बनता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इतनी चर्चाओं के बाद, इतनी बहस के बाद जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी फैसला लिया जाता है वो बेहतर ही होगा, यानी ऐसी संभावना अधिक होती है। फिर आते हैं नीचे लेफ़्ट की ओर अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि मूल्यों के द्वारा नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ही ऐसी व्यवस्था है जिसमें नागरिकों को अधिकार देके उनके सम्मान को बढ़ाया जाता है। नहीं तो जो इसके विपरीत तानाशाही वाली व्यवस्था होती है उसमें केवल तानाशाह अपने आदेशों को जनता पर थोपता है, उनकी बातें सुनता नहीं है, इसलिए वहाँ पर नागरिकों को कोई अधिकार ही नहीं होता। आप इसी कक्षा में इतिहास का जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हिटलर के बारे में पढ़ेंगे।
हिटलर ने भी ऐसा ही किया, वो तानाशाह बन गया और उसने जर्मनी के सारे लोगों के अधिकार छीन लिए। इस स्थिति में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही बेहतर हुई ना। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। भारत की तरह विविधता वाले देशों में लोकतंत्र ही एकजुटता बनाए हुए हैं। कि हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारी संस्कृति के लोग रहते हैं। तो ऐसे में जब लोगों की बात ही नहीं सुनी जाएगी तो वो एकजुट होकर रहेंगे कैसे? तो वो तो अलग अलग देशों की डिमांड चाहेंगे कि हमारे भाग को अलग कर दिया जाए और एक अलग देश बना दिया जाए। तो ऐसे में तो भारत की एकजुटता खत्म हो जाएगी। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था ही भारत की एकजुटता को बनाए रखे हुए है। फिर लास्ट पॉइंट है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। देखिए, हम जानते हैं कि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक संस्कृति और भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इसलिए जब सरकार चुनी जाती है तो केवल किसी एक धर्म या जाति या संस्कृति के लोगों को ही मौका नहीं दिया जाता सरकार में चुनने का, बल्कि सभी धर्म, जातियों या भाषा बोलने वालों को समान अवसर दिया जाता है कि वो चुनकर सरकार में आएं और अपने धर्म, जाति या अपनी संस्कृति के बारे में आगे काम करें। इससे उनके बीच जो टकराव हो सकता था वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगर एक ही पक्ष की बात सुनी जाएगी तो दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनेंगे और दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनेंगे तो दोनों में आपस में लड़ाई होगी। इस तरह भारत की एकजुटता कभी नहीं बन पाएगी। अभी तक हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था की सिर्फ अच्छाइयाँ ही पढ़ी हैं, सिर्फ विशेषताएं पढ़ी हैं, लेकिन कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें भी कुछ कमियां हो सकती हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं लोकतंत्र की कमियों को। इसे हम कहते हैं लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। पहली कमी है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। यहाँ सिर्फ सत्ता का खेल मुख्य है, जिससे इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। देखिए कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। तो ऐसे में कोई नेता अगर अच्छा काम भी कर रहा हो और अगली बार उसे वोट ना मिल पाए तो उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, उसे बदलना पड़ता है। फिर कोई दूसरी पार्टी आती है, उसके नेता आते हैं। तो इससे क्या होता है, अस्थिरता बनी रहती है। और फिर यहाँ पर सिर्फ ये सीट पाने का ही एक व्यवस्था है, बाय हुक और बाय क्रुक चुनाव को जीतना ही है। तो इसमें ईमानदारी की जगह थोड़ी सी कम होती है, यानी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं। दूसरी कमी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि कोई भी फैसला लेने में देरी हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी कोई कानून बनता है तो उसके लिए संसद में बहुत सारी चर्चा और बहस होती है। कई बार ये चर्चाएं और बहस इतनी लंबी हो जाती है कि जो मुख्य कानून, जो एक अहम कानून, ज़रूरी कानून होता है, उसको बनने में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे बहुत सारे लोगों को मुश्किल भी पैदा हो सकती है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हमने ये भी देखा था कि जब निर्भया गैंग रेप केस हुआ तो उसमें जो मुख्य आरोपी था वो 17 साल का था और नाबालिग माना गया, यानी वो 18 से कम था। तो इसलिए उसको छोड़ दिया गया, जबकि उसे तो बहुत ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो इसके बाद फिर संसद में चर्चाएं हुई, बहस हुई, तब जाके जो नाबालिग वाली उम्र है उसको घटा के 16 किया गया, ताकि अगर ऐसे केस में कोई ऐसा व्यक्ति मुख्य आरोपी हो तो वो ऐसी सज़ा से बच ना जाए। लेकिन इस कानून को बनने में काफ़ी चर्चाएं और काफ़ी बहस हुई, जिसमें काफ़ी समय लग गया। तीसरी कमी है, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण तथा बहुत खर्चीली होती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है। देखिए, हम सब ने ये देखा भी है कि जब भी चुनाव आते हैं तो जो अपना चुनाव प्रचार बहुत ज़ोर शोर से करता है, जो हमारी आंखों के सामने हमेशा रहता है, हम उसी को ही वोट देते हैं, हम उसी को ही जान पाते हैं। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति अपना प्रचार नहीं कर पाता, अब पैसे नहीं खर्च कर पाता किसी भी कारणवश, तो ना तो हम उसको जानते हैं और ना ही हम उसको वोट देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि चुनाव जीतने के लिए व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा होता है वो अपना सारा पैसा लुटा देता है। किस लिए? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। तो इससे तो भ्रष्टाचार को ही ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। चौथी कमी है, इस व्यवस्था में कभी कभी नेता सिर्फ अपने हितों का ध्यान रखते हैं,
और जनता को पता ही नहीं होता कि उनके हित किस में हैं, जिससे कई बार गलत या खराब फैसले भी हो जाते हैं। देखिए, हमने ऐसा कई बार देखा है कि हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति कभी कभी चुनाव में खड़ा ही नहीं होता और कोई पार्टी किसी दूसरे व्यक्ति को हमारे क्षेत्र से खड़ा कर देती है। तो ऐसे में क्या होता है, उस व्यक्ति वो चुनाव जीत भी जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ये एक बड़ी पार्टी का नेता है, तो हम उसको जितवा भी देते हैं। लेकिन उसे तो उस क्षेत्र की जनता के जो भी हित होते हैं, जो भी उनके काम होते हैं, उनके बारे में तो पता ही नहीं होता। तो वो सिर्फ अपने अपने ही भलाई सोचता है या अपने ही कामों को सोचता है और करता है, जनता की तरफ वो ध्यान ही नहीं देता। तो ऐसे में जनता से भी कई बार गलत फैसला हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र क्यों जरूरी है? अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि भारत एक विविधताओं वाला विशाल देश है, जहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे में सभी को साथ रखने के लिए, सभी में एकता बनाए रखने के लिए सरकार में सभी लोगों को मौका दिया जाता है कि वो आएँ और सरकार बनाएं और अपने अपने धर्म, अपनी जाति, अपने भाषा बोलने वाले लोगों के लिए काम करें। तो इसलिए भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है, ताकि सभी लोगों की बात सुनी जा सके। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं? तो अभी हमने ऊपर 4 कमियां पढ़ी, तो आपने वो जो लोकतंत्र के खिलाफ तर्क लिखे हुए हैं, यानी 4 कमियां लिखी हुई हैं, उन्हें एक एक करके इसे लिखना है और जैसा मैंने समझाया आप वैसा भी उसे समझ के अपने शब्दों में लिख सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में अपने तर्क लिखिए। तो मैंने अभी ऊपर आपको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में 6 तर्क बताए थे और बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। आप उसे दोबारा भी सुन के या अपनी वर्कशीट में उसे देखकर एक एक करके समझकर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, क्या आपको लगता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है? स्पष्ट कीजिए। देखिए, देखा जाए तो ये जो अभी हमने प्रश्न नंबर 3 किया, जो उसका उत्तर है वही उत्तर इसका भी बन सकता है। ये प्रश्न केवल भाषा चेंज करके दिया गया है, लेकिन फिर भी आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में आपको क्या अच्छी बातें दिखाई देती हैं जो कि ये दूसरी व्यवस्थाओं से बहुत ज़्यादा बेहतर है। जैसे जनता अपनी मर्जी से अपने नेताओं का चुनाव करती है, इसमें लोगों को बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच ये टकराव की भावना को कम करता है। सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है और अपने अधिकारों की सीमा में रहकर ही कार्य करती है। ये मेरे कुछ सुझाव हैं, बाकी आप भी अपनी तरफ से इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए, मेरा तो यही तरीका है समझाने का। अगर आपको मेरे समझाने के इस तरीके से थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।